हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो आज के हम लेक्चर में स्टार्ट करने वाले फेजेज ऑफ सेल साइकिल, कि आखिर कोशिका चक्र की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ये कह रहे हैं कि हाँ, हम जो है ह्यूमन सेल को एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स मान सकते हैं। टिपिकल का मतलब होता है कि जो करेक्टर उसमें होने चाहिए वो सभी होते हैं, मतलब विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है। तो दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। किसकी बात चल रही है? ह्यूमन सेल्स की। हमारी मतलब इंसान की कोशिकाएं जो होती हैं वो जो है तो लगभग 24 घंटे में एक बार डिवाइड करते हैं। मतलब एक बार डिवाइड करने का उनका टाइम होता है 24 आवर। मतलब सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 24 आवर। कैसे भी करके बोल लो। फिगर 10.1 में दिखाएगा, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। कहने का मतलब है ये कि एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ना, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बदल सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान में हो वो किसी और ऑर्गेनिज्म में भी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कुछ सेल टाइप जो है कुछ कुछ प्रकार की कोशिकाएं अलग अपना सेल साइकिल का टाइम ले रही हूँ, ड्यूरेशन ले रही हूँ, और कुछ कोशिकाएं अलग टाइम ड्यूरेशन ले रही हैं। ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने अदर ऑर्गेनिज्म का लिया, ईस्ट, जो कि हम जानते हैं फंजाई में आता है। ठीक है, किंगडम फंजाई में। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ये कह रहे हैं ईस्ट जो है एग्जाम्पल के लिए कैन प्रोग्रेस करता है अपनी सेल साइकिल कितनी 90 मिनट्स में, लगभग 90 मिनट में। तो देखो ध्यान रखना, लगभग 24 आवर ही वहाँ बोला गया। अप्रॉक्सीमेटली का भी मतलब लगभग होता है, अबाउट का भी मतलब लगभग होता है। ठीक। तो 90 मिनट को घंटे में याद रखें। आप कितना बोल सकते हैं इसको? 1.5 घंटा, क्योंकि एक घंटे में होता है 60 मिनट। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखें, वो लगभग 24 घंटा, ये लगभग 1.5 घंटा है। लगभग 24 घंटा किसका? इंसान की सेल साइकिल का ड्यूरेशन। और ईस्ट का कितना है? लगभग 1.5 घंटा। सिंपल सा बात है, याद हो गया यहीं के यहीं। बात खत्म। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ना रिलेट करके करते हैं उसको घंटे में, तो उसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लो, याद रहेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे भी दे दे, अब 24 आवर्स को भी मिनट में करके ऑप्शन दे दे तब भी आप कर लोगे। ठीक है, अरे मिनट में कन्वर्ट कर लेना उसको भी। आज क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना। दिस सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। कोशिका चक्र जो है वो डिवाइड किया गया 2 बेसिक फेजेस में। पहला का इंटरफेज, दूसरा एम फेज। एम फेज को क्या मतलब? एम मतलब एम स्टैंड फॉर माइटोसिस। एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। ठीक। अब उसके बाद इन्होंने क्या है, जैसे कि इन्होंने नाम बात की है कि सेल साइकिल साहब दो मतलब उसमें फेज में डिवाइड कर दी गई है। इंटरफेज पहले लिख दिया है, लेकिन इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो एम फेज का पहले दिया है। ठीक है, तो एम फेज को पढ़ते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेजेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस अकर्स। ठीक। अब माइटोसिस फेज इसको कहने का रीजन ये भी है क्योंकि माइटोसिस ही होती है इस फेज के दौरान, इसलिए इसको नाम रख दिया एम फेज। ठीक। एक तो ये होगा, ऐसा रीजन भी यहाँ से बन सकता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा है एक्चुअल सेल डिवीजन कब होता है तो एम फेज में ही बताना है। देखो साफ साफ लिख रहा है। या फिर सेल डिवीजन प्रॉपर कब होता है, ऐसे पूछा है सेल डिवीजन प्रॉपर, तब भी क्या है? एम फेज। आगे बढ़ आएगा, देखो सेल डिवीजन प्रॉपर तो समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, सेल डिवीजन पूछा है तो सेल डिवीजन का मतलब पूरा होता है, मतलब इंटरफेज वगैरह सब। ठीक है, लेकिन एक्चुअल सेल डिवीजन, क्योंकि इंटरफेज के दौरान तो सेल डिवीजन की तैयारियां चल रही होती है ना, जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी ज़रूरतें होती हैं वो फॉर्मेशन हो रहे होते हैं। तो तैयारी तो वहाँ भी चल रही है ना, सेल डिवीजन का एक पार्ट तो है, लेकिन एक्चुअल में सेल डिवीजन हो कहाँ रहा है? तो एम फेज में हो रहा है। तो एक्चुअल करके बड़ा आ जाए, सेल डिवीजन प्रॉपर करके आ जाए तो बोलेंगे कि एम फेज। ठीक। अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट दी फेज, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है इंटरफेज। इंटर मीन्स होता है इन बिटवीन। तो इंटरफेज मतलब ये दो किन्हीं फेजेस के बीच का फेज रहा होगा। तो भाई देखो लिखा है रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। हो गया क्लियर? 2 एम फेज के बीच का ये टाइम होता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट, इट इज रजिस्टर्ड टू नोट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट। इस तरीके से एनसीईआरटी कहती है, तो मैं हर बार कहता चला आ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो हर हर चीज़ होती है, लेकिन जब ऐसे बोल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लो।
दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इट इज सिग्निफिकेंट टू नो दैट इन द जो 24 आवर होता है ना एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल, उसमें सेल डिवीजन प्रॉपर जो होता है ना वो लास्ट होता है फॉर ओनली अबाउट एन आवर। यही मैं कह रहा था कि सेल डिवीजन प्रॉपर आगे बढ़ाएगा। तो सेल डिवीजन प्रॉपर दरअसल ये किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, मतलब एम फेज की बात कर रहे हैं ये, कि एम फेज कितने टाइम में पूरा होता है, लगभग 1 घंटे में पूरा हो जाता है। अब टोटल टाइम कितना था, लगभग 24 घंटा। लगभग 1 घंटा किसका लगा, किस में लगा, एम फेज में। तो लगभग 23 घंटा किसके लिए बचा, इंटरफेज के लिए सिंपली। ठीक है, तो घंटे में पूछा है तो आप लगभग करके बराबर करके बांट सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या, एनसीईआरटी ने सेल डिवीजन प्रॉपर मतलब एम फेज का, तो एम फेज के बारे में जो टाइम की बात की है वो तो घंटे के हिसाब से दे दी है, लेकिन इंटरफेज के बारे में फिर उन्होंने लगभग 23 घंटा नहीं बोला, उसको उन्होंने परसेंटेज के टर्म में बोला है। ठीक है, लेकिन बात लगभग वही है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि जो 23 घंटा जो लगभग होता है वो जो होता है मोर देन 95% से ज़्यादा ही आता है। अगर 24 घंटे का निकालें, एग्जैक्ट 24 घंटे का 95%, तो उससे ज़्यादा आता है कितना, 23 घंटा। ठीक है, एग्जैक्ट 23 घंटा मतलब एग्जैक्ट 23 घंटे से ज़्यादा आता है। ठीक, अब देखो इसको मैंने कन्फ्यूजन ना रहे उस हिसाब से कन्वर्ट भी कर दिया है, आपने पूरा सब निकाल के देखा है कैलकुलेशन करके। चूँकि 24 में से 23 घंटा जो होता है ना वो 95% से भी ज़्यादा टाइम होता है, एंड 24 में से 1 घंटा होता है वो रियल में 5% से भी कम टाइम होता है। चूँकि रियल का बात क्या है, क्योंकि ये लेस देन 5% ही है। चूँकि देखो 24 का 5% तो 1.4 आवर आता है। ठीक है, एंड इसलिए आप मोर देन 95% वाला याद रखें, दूसरा खुद ही निकाल लोगे। कहने का मतलब ऐसे करके भी इसको ध्यान रखें, लगभग 24 घंटा बराबर लगभग 23 घंटा प्लस लगभग 1 आवर, मतलब पूरी सेल साइकिल का ड्यूरेशन बराबर जो है इंटरफेज का ड्यूरेशन प्लस एम फेज का ड्यूरेशन। तो लगभग में ऐसे ध्यान रखें। अब परसेंटेज में करना है तो इसको लगभग, इसको मोर देन 95% बोल दें, इसको लेस देन 5% बोल दें। बात क्या है, एनसीईआरटी ने जो उठाया वही पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी ने जो उठाया है वो एम फेज के टाइम को आवर के टर्म में उठाया है, तो लगभग 1 आवर, और इंटरफेज के टाइम को उन्होंने परसेंटेज के टर्म में लेकर आया तो उसको मोर देन 95%, बात वही है। ठीक है, लगभग। तो आप एनसीईआरटी जो लैंग्वेज है बस वही उस चीज़ को ध्यान रखें डायरेक्ट, अगर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पूरा रिलेट करके बता दिया कि कैसे ये बोला है मोर देन 95% कैसे क्या। ठीक, अब जो है आगे पढ़ते हैं। दी एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज जो होती है न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है, वहीं से एम फेज स्टार्ट हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग टू दी सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। इसमें होता क्या है, डॉटर क्रोमोसोम अलग होते हैं दरअसल, कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि कैरियो मीन्स होता है कैरियोन, मतलब कैरियो का वर्ड आया कैरियोन से, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट। तो न्यूक्लियस मूवमेंट का एक तरीके से कह सकते हैं कि डॉटर क्रोमोसोम का मूवमेंट मतलब एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, उसी फेज को बोल दिया कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, समझ रहे हैं। न्यूक्लियर डिवीजन कहना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि काइनेसिस का मतलब मूवमेंट होता है, कह सकते हैं, लेकिन जो रियल मूवमेंट अगर मतलब देखा जाए तो एंड यूजली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। देखो एक एक वर्ड पे ध्यान रखो, यूजली क्यों बोला है, ये भी तो बोल सकते थे। सब जानते हैं कि भाई कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, यूजली वर्ड क्यों लगा दिया, इसका मतलब ज़्यादातर होती है, हमेशा नहीं होती है। देखो अभी आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो रिपीटर लोग या ड्रॉपर लोग उनको पता भी होगा। ये हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो इधर कच्चे नारियल का जो मतलब जो पानी से पीते हैं, लिक्विड पीते हैं, वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो उसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती। तो इसका मतलब है कि कुछ एक्सेप्शन मिल गए, इसलिए बोल दिया कि ज़्यादातर भैया कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, लेकिन हमेशा नहीं होगी, इसलिए यूजली वर्ड एनसीईआरटी ने लगाया। अब अगर अच्छे क्वेश्चन और एनसीईआरटी बनने लगे आने वाले सालों में, तो यूजली और अप्रॉक्सीमेटली इन सबको जो है ऑप्शन में दे दे के कन्फ्यूज़ कर सकता है। जैसे अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर दिया है ह्यूमन की जो है सेल साइकिल का ड्यूरेशन। अब वो ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन में अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर करते, एक में एग्जैक्ट मतलब 24 आवर ही लिखे। ठीक है, तो जिसको इस बात में कन्फ्यूजन हो, ज़्यादातर लोग टीचर भी ऐसे पढ़ा देते हैं कि 24 आवर होता है, दिमाग में यही रहता है एकदम रिफ्लेक्स में बच्चे के यहाँ 24 आवर होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर वाला आंसर सही आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन बनने लगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप अपनी तैयारी पूरे अच्छे से करके चलें, क्योंकि
आप एक एक्सपीरियंस्ड और पूरी तरीके से एग्ज़ाम क्वेश्चन का पूरे एनालिसिस करके बैठा हुआ है, ऐसे टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है, आपसे अगर गलती हो तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, क्योंकि ये रियल में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन और बेस्ट एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है। एक एक वर्ड उठाया है। द इंटरफेस दो द कॉल्ड, क्योंकि आजकल जो स्टेटमेंट वाइज का ऐसा रीजन का जो है ट्रेंड चल रहा है, और इसमें एक भी वर्ड पर अगर ध्यान नहीं दिया तो भाई करेक्ट से इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का करेक्ट हो जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन गलत हो जाता है, -5 मिल जाते हैं, क्योंकि हमें तो +4 लेनी है ना कि -5, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं। द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग पेज, ये कह रहा है कि इंटरफेज को वैसे रेस्टिंग फेज बोल देते हैं, लेकिन तुम ये मत समझना कि रेस्टिंग फेज का मतलब ये है कि वो अभी कोई बस रेस्ट कर रही है आराम से, कोई तैयारी वैयारी नहीं कर रही है। रेस्टिंग फेज इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ द सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। देखो सेल ग्रोथ भी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सेल ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि एक मिनट, ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो होता है इसी में होता है लोगों की, सेल ग्रोथ कहाँ से हो सकती है, सेल ग्रोथ भी होती है भैया, क्योंकि बताया भी है कि साइटोप्लाज्म ग्रोथ के टर्म में तो सेल ग्रोथ हमेशा होती रहती है, बोला है ना, तो सेल ग्रोथ तो बोल ही सकते हैं ना, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन तो पता ही एस फेज में होता है, एस फेज किसकी फेज होती है, आगे पढ़ेंगे भी इसमें, इंटरफेज के अंतर्गत आती है, ठीक। तो सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर, और वो भी एक ऑर्डर से होता है, क्रम से कि कब क्या होना है, ठीक, ठीक है। तो रेस्टिंग पेज का ये मतलब मत समझना वो कि बस रेस्ट कर रही है आराम से, ठीक है, ठीक। मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होती है, एक्टिव होती है तभी तो ये सब करती है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस, इंटरफेज को फर्दर 3 फेजेज में बांट दिया गया, G1 S G2, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 का मतलब कुछ टीचर, पुराने टीचर ग्रोथ फेज बता देते थे कि ग्रोथ 1 नहीं, एनसीईआरटी जो कहती है भाई मानो गैप 1, एस फेज सिंथेसिस, एस फॉर सिंथेसिस, तो ये सिंथेसिस फेज हो गया। G2 फेज मतलब गैप 2, जी स्टैंड फॉर गैप नॉट ग्रोथ, ठीक। अब जो फिगर देख लेते हैं, फिगर 10.1 डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल्स, एक सेल से 2 कोशिकाएं बन रही हैं, उसका एकदम सेल साइकिल का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। देखो ये इतना एम फेज है, ये पूरा इतना देखो कितना ज़्यादा सा है, मोर देन 95% है। ये क्या इंटरफेज है, इसको 3 फेजेज में बांटा गया है, ये G1 है, ये S है, G2 है, ठीक है। थोड़ा धुंधला हो गया इसके भी, इसलिए मैंने क्लियर करके लिख दिया, ये G1 है, ये S है, ये G2 है, ठीक है, ये वाला S फेज है, ठीक। अब M फेज में एक तब से पहले कैरियोकाइनेसिस आती है, तो कैरियोकाइनेसिस में आगे डिटेल में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन यहाँ भी देख लो, कैरियोकाइनेसिस में 4 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, और उसके बाद जो है जी नोट, इसके बारे में वैसे जिक्र किया, अगर इसको डिवाइड नहीं करना होता तो वो जी नोट फेज क्वेश्चन फेज में चली जाती है। तो यहाँ देखो यहीं ये दिखाया गया है, जी नोट G1 को कंप्लीट नहीं करेगी अगर उसको डिवाइड नहीं करना होगा तो। यहाँ देखो ये जी नोट दिखाया गया, ठीक है। ये देखो पेरेंट सेल है, ये फाइनली आकर देखो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई है, ठीक। इसको देखो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं सेल साइकिल को, इसमें एम फेज और इंटर फेज में, एम फेज दो में बांटा गया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक। अब जो है बाकी का जो है चलो इतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर जो है चलो पूरा तो नहीं पाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, बाकी अच्छे से क्वेश्चन लगाते रहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।